हेलो, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? मैं आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने मी फिगर पे। मैं आपकी भावना मैम। और चलिए आज दोबारा शुरुआत करते हैं हमारे दिल्ली पुलिस के जीके सिलेबस को कंप्लीट करने की। अब तक हमने साइंस के बारे में पढ़ा है, साइंस के कंसेप्ट्स पढ़े हैं। अब थोड़ा सा कंप्यूटर भी हो जाए, क्योंकि कंप्यूटर भी आता है। कंप्यूटर काफ़ी ज़्यादा मार्क्स कवर अप करता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा चैनल है, आप सब इसको देख सकते हैं। इसके बाद में ये सारी डिटेल्स हैं। चलो, दिल्ली पुलिस का बैच आ रहा है, तो जितनी जल्दी हो सके इसको यूज़ कर लीजिए। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। जो मुझे आज पढ़ाना है वो पढ़ाऊंगी कम, आपका टेस्ट ज़्यादा होएगा। क्योंकि देखो, अब रिवीजन टाइम है, इस टाइम पे हमें क्वेश्चंस ज़्यादा करने चाहिए, है ना। क्वेश्चंस ज़्यादा करेंगे तभी तो प्रैक्टिस ज़्यादा होएगी। तो खुद भी रीड आउट करो, पर इस बात का ये मतलब नहीं है कि मैं आपको कुछ नहीं पढ़ाऊंगी। क्वेश्चंस भी कराऊंगी, साथ साथ में पढ़ाती भी रहूँगी, तो डोंट वरी, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। मैं थोड़ा थोड़ा टाइम दूंगी, उस टाइम के हिसाब से आप लोग रिस्पॉन्स भी देना, ठीक है। तो चलो, पहला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग इज कॉल्ड फादर ऑफ कंप्यूटर। फादर ऑफ कंप्यूटर मतलब कंप्यूटर जिसने बनाया है, पूरे जो हम मॉडर्न अब कंप्यूटर्स का इस्तेमाल करते हैं, वो कौन है, कौन रहा है जिसने हमारे लिए इतनी इतनी ज़्यादा इजीनेस कर दी है, हमारी कैलकुलेशंस में, हमारे डिजिटल वर्ल्ड को इतना वास्ट बनाने में किसका सबसे बड़ा योगदान रहा है। तो मैं आपको 2 सेकंड देती हूँ, एक बार जवाब दे दीजिएगा। तो चलिए ठीक है। अब राइट आंसर मैं बता देती हूँ। राइट आंसर ये बिल्कुल भी नहीं है, ये तो बिल्कुल भी नहीं है। ये हो सकता है क्या? तुम्हें क्या लग रहा है? नहीं है, ये है। तो आप लोग जीत चुके हैं 5 पैसे। तो चलिए देखते हैं। चार्ल्स बेबेज वो इंसान थे जिन्होंने कंप्यूटर की खोज करी थी, मतलब कंप्यूटर को बनाया था। हम जिस कंप्यूटर को आज डिजिटली इस्तेमाल करते हैं, हम जिन जिन चीज़ों का टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं, चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं कंप्यूटर को, चीज़ों को यूज़ करने के लिए, अब तो बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो गई है। पर इन सब चीज़ों को सोचने और इन सब चीज़ों को रियलिटी में बदलने में किसका योगदान था? चार्ल्स बेबेज का। उन्होंने काफ़ी बड़ी मशीन बनाई थी, एक कमरे जितनी मशीन थी, जिसके अंदर काफ़ी बड़े बड़े मशीनें थी। और वो मशीन अल्टीमेटली क्या करती थी, लॉजिक्स, रीजनिंग्स और कैलकुलेशंस वगैरह डेवलप करती थी, और बहुत ज़्यादा फास्ट करती थी। एक ह्यूमन कंप्यूटर, ठीक है। चलो अब देखते हैं कि अगला आंसर। नेक्स्ट, अगला बढ़े। चलो, हु हैज़ contributed द मोस्ट टू द डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर्स। कंप्यूटर्स की डेवलपमेंट के रिगार्डिंग किसने सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट की है? ऑप्शंस बताती हूँ। पहला ऑप्शन है हरमैन हॉलिथ। हरमैन हॉलिथ। नेक्स्ट है अगेन चार्ल्स बेबेज। थर्ड है बेल्स पास्कल, या डी वैन न्यूमन। वैन न्यूमन। चलिए मैं थोड़ा सा टाइम देती हूँ आपको। चलो, अब इनमें से जो आंसर है, अगर जिन जिन बच्चों ने सी के ऊपर टिक किया है वो बिल्कुल सही नहीं है, गलत है। और जिन बच्चों ने इनके ऊपर टिक किया है वो भी गलत है। सही आंसर चार्ल्स बेबेज है। अगर चार्ल्स अगर चार्ल्स बेबेज है, वो इंसान है जिसने कंप्यूटर बनाया है, तो कंप्यूटर की 90% डेवलपमेंट वही करेगा ना। तो अल्टीमेटली क्वेश्चन क्या है, किसने कि कंप्यूटर की डेवलपमेंट के रिगार्डिंग सबसे ज़्यादा योगदान रहा है? इसी का ही तो रहा है चार्ल्स बेबेज का। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं। समझ में आ रहा है? इंटरेस्ट आ रहा है पक्का? चलो भाई, इंटरेस्ट आ जाना चाहिए, वेरी गुड।
नेक्स्ट है हु कंट्रीब्यूटेड द मोस्ट टू द डेवलपमेंट ऑफ ब्लूप्रिंट द फर्स्ट डिजिटल कंप्यूटर। जो फर्स्ट डिजिटल कंप्यूटर था जो बनाया गया था 1945 के अंदर। अब इसके अंदर देखो कंसेप्ट देखो, 1945 के अंदर जो फर्स्ट डिजिटल कंप्यूटर बनाया गया था, किसने बनाया था वो नहीं बताऊंगी, पर ज़्यादा बाकी सब डिटेल बताती हूँ। देखो डिजिटल कंप्यूटर का नाम था इनैक। इनैक इसका मतलब था ई से इलेक्ट्रॉनिक, एन से नेटवर्क, आई से इंटीग्रेट, एंड सी से कंप्यूटर। ये था वो इंसान जिसने इस डिजिटल इंसान नहीं सॉरी, ये है हमारा पहला डिजिटल कंप्यूटर जिसे इनायक बोला गया, ENIAC। इसका मतलब इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क इंटीग्रेट कंप्यूटिंग। इसके अंदर क्या किया, एक काफ़ी बड़े कैलकुलेशंस और जो डिफरेंट अलग अलग सॉफ्टवेयर्स होते हैं उनको एक ही चीज़ों के अंदर, एक ही मशीन के अंदर यूज़ कर लिया और ताकि एक कंप्यूटर बनाया गया। तो ये हुआ था 1945 के अंदर। तो किसने पहली बार बनाया था? हम्म ये बनाया था अगेन चार्ल्स बेबेज, और तो कोई है नहीं हमारे यहाँ पे। तो ही वॉज द मैन हु डेवलप्ड फर्स्ट डिजिटल कंप्यूटर। क्या क्या नाम है? इनायक, इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क इंटीग्रेट एंड कंप्यूटर। चलो 1945 में बना था। अब आगे देखते हैं क्या। हु व्हेन वाज द फर्स्ट मॉडर्न कंप्यूटर डिस्कवर्ड? ये तो अभी अभी बताया मैंने। चलो ये तो आ ही जाना चाहिए। हेलो, चलो क्वेश्चन है व्हेन वाज द फर्स्ट मॉडर्न कंप्यूटर डिस्कवर्ड? पहला मॉडर्न कंप्यूटर कब डिस्कवर किया गया था, कब खोजा गया था? 1946 के अंदर, 1950 के अंदर, 1960 या 1965? मैंने कुछ बताया था आई गेस, शायद पिछले ही शायद स्लाइड में बताया था। हाँ बताया था, मैंने तो बोला था 1945, और यहाँ पे तो इन 1945 का तो कोई आंसर ही नहीं है। टिक कौन सा करें, मतलब गलत है? नहीं गलत नहीं है। देखो बात ये है कि 1945 के अंदर ये कंप्यूटर बनके तैयार हो गया था। पर्टिकुलरली जो इस कंप्यूटर का जो फर्स्ट टेस्ट हुआ था वो 10 दिसंबर 1945 को हुआ था। लेकिन बाद में 1946 करीबन फेब 1946 के अंदर जो एक यूनिवर्सिटी थी आई गेस कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, तो उस यूनिवर्सिटी को इस कंप्यूटर को सौंप दिया गया था ताकि वो यूनिवर्सिटी इस कंप्यूटर का इस्तेमाल कर सके। तो इसीलिए जो हमारा रियल आंसर, अब खुद बता दो रियल आंसर क्या होएगा? अब तो बता दो क्या? 1946। पता चल गया? इंटरेस्टिंग है। चलो ठीक है, अब चलो देखते हैं। द फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ द कंप्यूटर इज कॉल्ड। जो बाहरी स्ट्रक्चर होता है कंप्यूटर का हम उसे क्या कहते हैं? अच्छा फिजिकल, हम फिजिकल स्ट्रक्चर्स की बात कर रहे हैं, तो मैं बता देती हूँ कौन कौन से फिजिकल स्ट्रक्चर होते हैं। जैसे हमारा मेन कंप्यूटर, उसमें सीपीयू, कंप्यू दूसरा माउस और यूपीएससी यूपीएस सॉरी 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 सीपीयू माउस और स्पीकर्स।
स्पीकर, ये सभी क्या है, ये सभी फिजिकल स्ट्रक्चर्स हैं। तो इन सब को बोला क्या जाता है? सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, फर्मवेयर या ह्यूमन वेयर? हाँ, सॉफ्टवेयर। जिसने सॉफ्टवेयर पे टिक किया है तो वो बिल्कुल गलत है, हार्डवेयर ही सही आंसर है। चलो, इन सब चीज़ों को हम हार्डवेयर डिवाइसेस कहते हैं। हार्डवेयर डिवाइसेस वो होते हैं जो बाहरी रूप से हमें दिखाई देते हैं, जिनका हम काम बाहरी रूप से करते हैं। अच्छा, इसी के साथ साथ मैं तुम्हें एक और बात बता देती हूँ कि अच्छा, इन्हीं के साथ साथ अब कहाँ पे लिखूँ? चलो, यहाँ पे लिख देती हूँ। इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। कौन सी डिवाइस इनपुट है, कौन सी डिवाइस आउटपुट है? खुद बताना कैसे होएगा। स्पीकर क्या है, आउटपुट है या इनपुट है? हाँ, इनपुट नहीं है, आउटपुट है। माउस, पॉइंटर, जॉयस्टिक, ये सारे इनपुट डिवाइसेस हैं। और आउटपुट डिवाइसेस हमारे स्पीकर और क्या हो सकते हैं? सीपीयू, और क्या हो सकता है? कौन कौन सी चीज़ें आउटपुट डिवाइसेस होती है? अच्छा, मेरी ये जो स्क्रीन है ये आउटपुट नहीं है, मतलब ये इंफॉर्मेशन नहीं देती? देखो, इनपुट डिवाइसेस ऐसे डिवाइसेस होते हैं जिनका अल्टीमेटली जो इस्तेमाल करते हैं हम अंदर जो चीज़ें चेंजेस करने हैं उसके लिए करते हैं। और आउटपुट डिवाइसेस ऐसे होते हैं जो कि हम बाहरी रूप से, जो हमारे कंप्यूटर के जो बाहर वाली चीज़ें हैं उनके अंदर चेंजेस करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि स्पीकर, या फिर लाउड स्पीकर लिख लो तुम, सीपीयू, और जो स्क्रीन है मेरी, ये सारी ही आउटपुट डिवाइसेस हैं। मतलब ये क्या देती है? आउटपुट देती है, हमें रिजल्ट देती है। और इनपुट जिसके अंदर हम अपना डाटा डालते हैं, ठीक है? कीबोर्ड क्या है? आउटपुट डिवाइस। सीपीयू, स्क्रीन, कीबोर्ड। चलो, अब नेक्स्ट पे आते हैं। द प्रोग्राम्स, रूल्स एंड अदर रिटन मटेरियल related to the operation used in the operation of a computer is called। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि हम ऐसे इस प्रोग्राम का नाम बताओ जिसके अंदर हम प्रोग्राम्स लिखते हों, रूल्स लिखते हों, अदर रिटन मटेरियल लिखते हों और रिलेटेड टू कुछ ऑपरेशंस के रिगार्डिंग, उसके अंदर क्या होता है? उसे क्या बोलते हैं? सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, नेटवर्क, फर्म या फर्मवेयर? देखो बच्चे, हमारे जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं, सॉफ्टवेयर होते क्या है ये सॉफ्टवेयर? देखो, हमारे कंप्यूटर के अंदर हमें कुछ फंक्शंस करने होते हैं, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है ना? तो और भी विंडोज़ है। तो मुझे मेरा कंप्यूटर कुछ ऐसे चाहिए, या फिर मुझे कोई पर्टिकुलर मशीन कुछ ऐसे चाहिए कि मुझे अपने हिसाब से काम करवाना हो, मतलब मैं जैसे चाहूँ वैसे वो काम करे। तो उसके अंदर मुझे कुछ पर्टिकुलर सेट ऑफ रूल्स लिखने पड़ेंगे कि भाई मैं ऐसे ऐसे करूँगी तो ऐसे बिहेव करना पड़ेगा। कुछ पर्टिकुलर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस देने पड़ेंगे उसे। ये रूल्स, इंस्ट्रक्शंस, प्रोग्राम्स, ये सारे मिलके क्या करते हैं? ये सारे मिलके एक सॉफ्टवेयर को बनाने का काम करते हैं। अब फिर बाद में जब मैं ये इंफॉर्मेशन, ये इंस्ट्रक्शंस, ये सारी चीज़ें जब मैं सॉफ्टवेयर में डाल दूँगी और जब मैं अपना कंप्यूटर ओपन करूँगी तो कंप्यूटर या कोई मशीन के अंदर क्या होगा?
वो मेरा जो सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर की मदद से ही वो मशीन या कंप्यूटर मेरे हिसाब से, मेरे अकॉर्डिंग काम करेगी। जैसा मुझे चाहिए वैसे ही मुझे आउटपुट देगी, वैसे ही चीज़ें मुझे ला कर देगी। ठीक है, तो इसे बोलते हैं सॉफ्टवेयर। तो ये मेरा रियल आंसर है, सॉफ्टवेयर। समझ में आ गया? चलो ठीक है, अब नेक्स्ट पे आते हैं। द कंट्रोलिंग पार्ट ऑफ कंप्यूटर इज कॉल्ड। ऐसा कौन सा हिस्सा है कंप्यूटर का जिसके द्वारा हम पूरे कंप्यूटर को रन करते हैं, पूरे कंप्यूटर को कंट्रोल करते हैं? कौन सा? क्या वो प्रिंटर है? क्या वो प्रिंटर है, क्या वो कीबोर्ड है, सीपीयू है, या हार्ड डिस्क है? कौन सी ऐसी चीज़ है जिसके द्वारा हम कंप्यूटर को कंट्रोल करते हैं? अब देखो, प्रिंटर तो बेसिकली अल्टीमेटली क्या है कि मैंने कोई फाइल दी है प्रिंटर को, और प्रिंटर से वो जो फाइल है वो मेरे हार्डवेयर, मतलब जो सॉफ्ट कॉपी होएगी वो किस में आ जाएगी? हार्ड कॉपी में, मतलब पेजेस पे कन्वर्ट होके आ जाएगी। कीबोर्ड इज जस्ट लाइक, क्या है कीबोर्ड? क्या है? एक इनपुट डिवाइस है। अल्टीमेटली इसके अंदर क्या करते हैं हम ना, अपनी इंफॉर्मेशन डालते हैं और वो जाके कोड होके चेंज होके कंप्यूटर में आती है। तो कीबोर्ड ये है। हार्ड डिस्क क्या है? हार्ड डिस्क एक स्टोरेज डिवाइस है जिससे क्या होता है कि हमें जो चीज़ें परमानेंटली स्टोर करके रखनी होती है अपने कंप्यूटर के अंदर, वो हार्ड डिस्क में स्टोर होती है। ठीक है, तो अगर ये स्टोरेज है, इसका काम हुआ स्टोरेज का, इसका काम हुआ प्रिंट निकालने का, पेजेस का, इसका काम हुआ इंफॉर्मेशन डालने का, तो आखिरी बचा ये सीपीयू। सीपीयू क्या करता है हमारे? अल्टीमेटली सीपीयू ही है जो कि हमारे कंप्यूटर को स्टोर करता है। इसे ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है। और सीपीयू के बारे में थोड़ी सी डिटेल पढ़ लो। देखो, सीपीयू को कहा जाता है सेंट्रल सॉरी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसको ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है। ब्रेन ऑफ कंप्यूटर जो कि क्या करता है? हमारे पूरे कंप्यूटर को कंट्रोल करता है। ठीक है, अब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है जो इसके अंदर जो सीपीयू है हमारा, सीपीयू, वो दो हिस्सों में डिवाइडेड है। किसमें? एक तो एयू, एएलयू, अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट, और एक है सीयू। देखो, एएलयू है अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, एंड सीयू है कि कंट्रोल यूनिट। अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट यानी कि अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट के अंदर हम उन चीज़ों को कंट्रोल करेंगे, उन ऑपरेशंस को कंट्रोल करेंगे कंप्यूटर के, जो प्लस, माइनस, डिवाइड एंड मल्टीप्लाई से रिलेटेड हैं। और साथ में इसमें क्या होएगा, हम लॉजिकल, ये जो लॉजिकल चीज़ें हैं जो भी रिलेटेड टू लॉजिक्स हैं, उनसे डील करेगा ये एएलयू। उसके अलावा जो कंट्रोल यूनिट है, कंट्रोल यूनिट किस किस चीज़ों को कंट्रोल करेगा? हमारी फाइल को, हमारे स्टोरेज डिवाइसेस को, जो भी हमारे कंप्यूटर में ऐसे इंफॉर्मेशन होएगी जो इन सब के अलावा है, इन सब को कंट्रोल करने का काम, मतलब डेटा को मैनेज करना, प्रॉपरली फाइल्स फंक्शन करना, सॉफ्टवेयर को मैनेज करना, इन सब का काम है किसका? कंट्रोल यूनिट का। तो अब समझ में आ गया, कंप्यूटर क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसको सीपीयू क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ब्रेन ऑफ कंप्यूटर है, साथ में सीपीयू किस में डिवाइडेड है? एएलयू और सीयू। एएलयू मतलब अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। ये क्या करता है? प्लस, माइनस, डिवाइड एंड मल्टीप्लाई। चलो, अब हमारा हो गया। अब नेक्स्ट आंसर देखते हैं।
विच इज़ द हार्डवेयर डिवाइस, ऐसा कौन सा हार्डवेयर डिवाइस है विच इज़ जनरली कॉल्ड द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। अब तो आ गया होगा, अब तो अगर पढ़ा है ना तो ये तो बिल्कुल टिक हो ही जाएगा। ऐसा कौन सा हार्डवेयर डिवाइस है जिसको हम ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी कहते हैं? रैम चिप, क्या ऐसी रैम चिप, डाटा इनपुट, सीपीयू, या एएलयू, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, जो कि क्या करती है, प्लस माइनस डिवाइड और लॉजिकल चीज़ों को ध्यान, लॉजिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म करती है। तो भैया ब्रेन ऑफ कंप्यूटर अभी अभी समझाया है, सीपीयू है। चलो अब देखते हैं। डैश इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पैन पार्ट ऑफ द कंप्यूटर। कंप्यूटर का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट क्या है? सीपीयू है, कीबोर्ड है, डिस्क है, प्रिंटर है। अच्छा भाई, जो जो लोग थोड़ा बहुत भी कंप्यूटर जिसने देखा होगा, ये तो इतना पता होगा कि भाई प्रिंटर के बिना भी हमारा कंप्यूटर चल सकता है ना। मुझे अपना कंप्यूटर चलाने के लिए प्रिंटर की तो ज़रूरत है नहीं, तो प्रिंटर तो ऑब्वियसली बिल्कुल भी नहीं होने वाला। ठीक है, पहला ऑप्शन कट। दूसरा देखो, अगर मेरे पास, देखो कंप्यूटर के अंदर क्या होता है कि अगर मेरे पास कीबोर्ड ना हो तो कंप्यूटर में एक ऐसा ऑपरेशन भी होता है, एक ऐसा फंक्शन भी होता है जिसकी मदद से अगर मैं कंप्यूटर के अंदर बना बनाया जो होता है ना ये कीबोर्ड, उसका भी इस्तेमाल कर सकती हूँ मैं। मतलब कि भाई मुझे अपना कंप्यूटर का इस्तेमाल करने के लिए, कंप्यूटर के अंदर जो भी इनपुट्स है वो डालने के लिए कीबोर्ड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं अपने आप भी जो कंप्यूटर का बनाया हुआ जो कीबोर्ड होता है, ऐसे आता है हमारी स्क्रीन पे आता है, तो उसका इस्तेमाल करके भी मैं अपना इनपुट्स डाल सकती हूँ। तो कीबोर्ड भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट नहीं होएगा। बचा डिस्क और सीपीयू। देखो बच्चे, डिस्क भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, ऑब्वियसली स्टोरेज डिवाइस है। इसमें जो हमारी रैम है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, और रोम है, रीड ओनली मेमोरी, ये दोनों चीज़ें स्टोर होती है। और ऑब्वियसली अगर हमारी इंफॉर्मेशन अगर स्टोर नहीं होगी तो हम काम कैसे करेंगे? बट भैया इंफॉर्मेशन तो बाद में स्टोर करेंगे ना। डिस्क भी डलेगी किस में? सीपीयू में तो डलेगी। तो विच इज़ द वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग? सीपीयू। डिस्क है इम्पोर्टेंट, आई वुड नॉट से कि डिस्क इम्पोर्टेंट नहीं है, पर सीपीयू बच्चे मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सीपीयू के अंदर ही तो डिस्क आई है। हम और कहाँ डाल रहे हैं डिस्क? क्या अभी सीपीयू ना लाऊं, डिस्क ले आऊं, क्या काम चल जाएगा मेरा? नहीं ना। तो इसीलिए मैंने सीपीयू के ऊपर टिक किया। समझ में आ गया? अब नेक्स्ट देखो, कंप्यूटर हार्डवेयर दैट कैन स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा। ऐसा कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर है जो कई सारा लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा स्टोर करके रख सकता है? डिस्क, चिप, मैग्नेटिक टेप, या फिर नन ऑफ दिस? तो देखो, सबसे पहले मैग्नेटिक टेप तो कई सारे लोगों, कई सारे बच्चों ने ये होगा कि मैग्नेटिक टेप तो कभी भी नहीं सुना, तो मैग्नेटिक टेप पे तो बिल्कुल भी नहीं। नन ऑफ दिस चलो बाद में देखेंगे। डिस्क या चिप? डिस्क या चिप? देखो, जो डिस्क, यूजुअली कई सारे बच्चे बोल रहे हैं कि मैडम डिस्क होनी चाहिए, है ना। लेकिन देखो, हम यूजुअली डिस्क का इस्तेमाल करते हैं, दैट इज़ ट्रू, बट आजकल के ज़माने में हम डिस्क से ज़्यादा अब चिप का इस्तेमाल कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि चिप ज़्यादा फास्ट है, ज़्यादा हमारे लिए इफ़ेक्टिव यूजेबल है डिस्क, डिस्क से ज़्यादा चिप। सो आंसर इज चिप, that is the that can store large amount of device, large amount of data. Who developed the integrated circuit chip? integrated circuit chip, सबसे पहले इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का मतलब बता देती हूँ। देखो, ऐसी चिप जिसके अंदर हम कई सारे सर्किट, सर्किट का तो मतलब समझते हो ना, जिसके अंदर हम हमारे तारे, ये सब ट्रांजिस्टर्स वगैरह जुड़े होते हैं। तो कई, इसके अंदर क्या होता है, हेलो एक सेकंड बच्चे, हाँ, तो
इसके अंदर क्या होता है, हु डेवलप्ड इंटीग्रेटेड सर्किट चिप, इसके अंदर क्या होता है, जो इंटीग्रेटेड सर्किट से होते हैं, सर्किट्स किसके से बनाए हुए, रजिस्टर्स के, ट्रांजिस्टर्स के, डायोड के, सेमीकंडक्टर से, इन सभी चीज़ों से, ट्रांजिस्टर्स, डायोड, रजिस्टर्स, इन सब से मिला के जो सर्किट्स बनते हैं, अलग अलग सर्किट बने हैं, इन सभी सर्किट को एक जगह पे इंटीग्रेट कर देना। मान लो ये सारे मेरे अलग अलग सर्किट हैं, ये मेरी एक अलग सर्किट बना दिया और इसको मैंने यहाँ पे ज्वाइन करवा दिया। अब जहाँ पे ये सारे के सारे सर्किट एक जगह इकट्ठा हो गए, इंटीग्रेट हो गए, उसको बोला जाता है इंटीग्रेटेड सर्किट। अब ये किस लिए किया गया है, हमारे फंक्शंस को इजी करने के लिए। अब देखो, अगर हमारे सीपीयू में और हमारा जो कोई भी जो कॉम्प्लेक्स मशीन्स होती हैं उसके अंदर हमारी कई सारे सर्किट्स की ज़रूरत होती है, रजिस्टर्स, ट्रांजिस्टर, डायोड। अब इन सब के लिए अलग अलग सर्किट लगाने लगे तो भाई हमारी चीज़ें कॉम्प्लेक्स हो जाएगी और हमारा जो हार्डवेयर है वो ज़्यादा बड़ा दिखने लग जाएगा। जैसे कि जैसे स्टार्टिंग में जो कंप्यूटर बना था, वो कंप्यूटर कितना बड़ा था कि भाई पूरा कमरा कवर अप कर लेता था ना। हमें अब पूरा कमरा नहीं कवर अप करना, हमें क्या करना है, छोटे जितना ज़्यादा छोटा मिनिमम स्पेस कवर अप करे ना, वो हमें चीज़ें इस्तेमाल करनी है। तो वो चीज़ें इस्तेमाल करने के लिए उन चिप्स को किसने बनाया कि जिसके अंदर हम सारे सर्किट को एक छोटी सी चिप, जिसके अंदर हम सारे के सारे सर्किट को एक ही जगह कनेक्ट कर सकें, वो किसने बनाया, रॉबर्ट जे.एस. किबले। जे.एस. किबले, साथ में एक और भी नाम है, यूजली तुम्हें यही नाम दिखेगा जे.एस. किबले, लेकिन एक और भी नाम है रॉबर्ट नाइस। चलो जे.एस. किबले। चलो अब नेक्स्ट पे पढ़ते हैं। वट लेयर इज़ देयर ऑन आईसी, जो इंटीग्रेटेड सर्किट होता है वो किससे बना होता है, हमारा मतलब जो चिप जो तुम देखते हो छोटी सी, देखी होगी कई बार, ये चिप किससे बनी होती है, क्या निकल से, क्या सिलिकॉन से, क्या आयरन से, या कॉपर से। अब ये जो इनाम है, ये जो क्वेश्चन है, आप सबके लिए 10 रुपए का क्वेश्चन है। अगर जो इस क्वेश्चन का जवाब देगा उस बच्चे को पूरे के पूरे उसके अकाउंट पे 10 रुपए ट्रांसफ़र हो दिए जाएंगे। चलो सबसे पहले देखते हैं कि जिसने सी का जवाब दिया है, आयरन का, क्या ऐसा हो सकता है कि हमें सर्किट्स को कंटिन्यू रखने के लिए हम आयरन का इस्तेमाल करें, जबकि आयरन का इस्तेमाल तो हम तारों में भी नहीं करते। नहीं, कॉपर नहीं, निकल नहीं। तो जिन जिन का सिलिकॉन है वो बिल्कुल सही है, और जिन जिन ने सिलिकॉन जवाब दिया है वो 10 रुपये कभी ना कभी तो मिल ही जाएंगे। चलो आ जाएंगे तुम्हारी जेब में, कभी ना कभी पहुँचेंगे। चलो अब नेक्स्ट पढ़ते हैं। वट सब्सटेंस कवर्स द मैग्नेटिक डिस्क, ऐसा कौन सा सब्सटेंस है मैग्नेटिक डिस्क को कवर अप करता है, आयरन ऑक्साइड, फॉस्फोरस पेटा ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, या सोडियम पर ऑक्साइड। बताओ मैग्नेटिक डिस्क को कौन कवर अप करके रखता है। आंसर आया, समझ में आया, मैग्नेटिक डिस्क। चलो मैं थोड़ी वो डिटेल बता देती हूँ। मैग्नेटिक डिस्क क्या है, हमारी जो हार्डवेयर जो डिस्क होती है वो मैं बता रही हूँ, उसी के बारे में ये है। मैग्नेटिक डिस्क क्यों है, क्योंकि ये जो इन्फॉर्मेशन स्टोर करके रखती है वो 0 और 1 की फॉर्म में रखती है। इसके अंदर आयरन ऑक्साइड की लेयर होती है ऊपर, और क्या होता है आयरन ऑक्साइड की लेयर, और क्या होता है ये इसके अंदर होता है कि एक तो इन्फॉर्मेशन स्टोर करती है और दूसरा ये हमारे लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है। तो आंसर बताओ, आंसर हालांकि मैंने लिख ही दिया, तो आंसर है आयरन ऑक्साइड लेयर। चलो जिसका ए आंसर है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट,
हाउ इज़ द लेंथ ऑफ वर्ड मेजर इन द कंप्यूटर? कंप्यूटर के भाषा में हम वर्ड को, एक शब्द जो होता है, कोई भी शब्द, उस शब्द को किस में मेज़र करते हैं? जैसे हम लोग वेट का मेज़रमेंट करते हैं किस में, ग्राम और किलोग्राम में। हम कोई लिक्विड का मेज़रमेंट करते हैं लीटर्स में। तो वैसे ही किसी भी कोई एक वर्ड लिख रही हूँ मैं, उस वर्ड को मैं किस चीज़ में मेज़र करूँगी? बाइट, बिट, मीटर या एमएम? बताओ, एक शब्द कितने में होएगा? सो आंसर इज बिट। एक बिट के अंदर मेरा एक शब्द लिखा जाएगा। अच्छा, जिनको बिट और बाइट में कन्फ्यूज़न है वो थोड़ा सा मैं बता देती हूँ। देखो, अल्टीमेटली ये क्या है, ये मेरे डाटा स्टोरेज यूनिट्स हैं, बाइट भी और बिट भी। बाइट और बिट में मेनली जो फंक्शन काम करता है यही है कि मेरे को मेरा डाटा स्टोर करना है, ठीक है। अब देखो, पहले के टाइम पे क्या होता था कि लोगों को डाटा स्टोर करना होता था। जैसे कोई भी इंफॉर्मेशन लिख दी, मैंने वर्ड लिख दिया, अब वो वर्ड मेरे कंप्यूटर में या मेरी मशीन के अंदर रह जाना चाहिए। तो उसके लिए जो सबसे मिनिमम स्टोरेज यूनिट बनी, वो बनी बिट, ठीक है। अब बिट और बाइट में फ़र्क क्या होता है? बाइट भी सेम ही काम करती है, इंफॉर्मेशन स्टोर करने का काम करती है, लेकिन बिट की ना दिक्कत ये है कि बिट जो है वो ज़ीरो और वन की फॉर्म में ही जो इन्फॉर्मेशन है वो स्टोर करती है। मतलब जो इसकी नंबरिंग होएगी, बिट्स की जो नंबरिंग होएगी वो ज़ीरो और वन की फॉर्म में होएगी। अब अगर मेरी बिट्स की नंबरिंग, अगर मुझे मान लो मुझे कोई बड़ी फाइल रखनी है, तो उसके अंदर कितनी सारी बिट्स आ जाएगी। अगर मुझे कोई वीडियो डालनी है मुझे अपने कंप्यूटर में, तो उसके लिए कई सारी बिट्स आ जाएगी। तो कॉम्प्लेक्सिटीज़ बढ़ जाएगी, बिट्स के जो नंबर्स हैं वो बढ़ते जाएंगे। इसीलिए बिट्स को हटा के एक ऐसा वर्ड बनाया गया, मतलब एक ऐसा यूनिट बनाएगी जिसके अंदर हमें जीरो वन की इस कम के फॉर्म में ना रखना पड़े। हम बड़ी बड़ी फाइल, बड़े बड़े गाने या फिर जो भी ऐसी चीज़ें हैं जो कम्प्लेक्स हैं, उनको हम स्टोर कर सकें। तो उसके लिए यूज़ करते हैं हम बाइट। तो जो 8 बिट होता है, 8 बिट्स इज इक्वल टू 1 बाइट होता है। क्वेश्चन में आ सकता है 1 बिट या 8 बिट इज इक्वल टू 1 बाइट। तो बिट्स का इस्तेमाल हम छोटी चीज़ों के लिए करते हैं। अल्टीमेटली अगर मुझे अपना मैसेज स्टोर करना हो, या फिर कोई वर्ड या छोटी मोटी एकदम छोटी छोटी सी फाइल को स्टोर करना हो, तो बिट्स का इस्तेमाल करते हैं। वरना आजकल के जो हमारी फाइल स्टोरेज है वो बाइट्स के फॉर्म में होती है। जैसे कि आगे जाके तुम बढ़ोगे मेगाबाइट, गीगाबाइट, ये सब क्या, ये सब चीज़ें, ठीक है। फिर डैश इज मेजर्ड इन मेगाबाइट। एम भी देखो, याद रखना, अच्छा ये चीज़ याद रखना, एक होएगा एम बी और एक होएगा एम बी। एक के अंदर बी बड़ा होएगा और दूसरे के अंदर बी छोटा होएगा। तो जिसके अंदर बी बड़ा है उसका मतलब है मेगा बाइट, और इसके अंदर है मेगा बिट। चलो अब बताओ मुझे कि ये जो मेगा बिट है ये क्या है? क्या अर्थक्वेक की इंटेंसिटी को स्टोर करने के लिए मैं मेगाबिट रखती हूँ, या पॉपुलेशन की डेंसिटी के लिए मैं मेगाबिट रखती हूँ, या पावर कंजप्शन एफिशिएंसी, क्या पावर को कितनी कंज्यूम हुई है उसकी एफिशिएंसी निकालने के लिए रखती हूँ, तो फिर वाट किसके लिए रखूँगी, या फिर कंप्यूटर मेमोरी कैपेसिटी, मतलब कि कंप्यूटर की जो मेमोरी होती है उसकी स्टोरेज, उसकी कैपेसिटी को नापने के लिए। सही कहा, कंप्यूटर मेमोरी कैपेसिटी। बाकी सबका क्या काम है? मेगाबिट और मेगाबाइट के अंदर कंप्यूटर पढ़ रहे हैं, कंप्यूटर से रिलेटेड आंसर आ गया हमारा, आसान ही था। डैश इज द यूनिट ऑफ कैपेसिटी ऑफ द स्टोरेज मीडियम। स्टोरेज मीडियम, जो हम फाइल्स वगैरह ये सब चीज़ें स्टोर करते हैं, वो उस मीडियम के लिए हम किस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं? बिट, बग, क्यूबिक मीटर या बाइट? किस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं? बिट। भाई पहले तो हमने यही स्टोर किया है, बिट से स्टोर किया है। बताओ क्या है आंसर, बिट या बाइट? बग तो भैया, बग देखो एक एरर होता है एक तरह का। हमारे
जब हम कोई वेबसाइट बनाते हैं या कोई भी कंप्यूटर से हम कुछ भी ब्लॉग वगैरह कुछ भी बना रहे हैं, तो उन वेबसाइट वगैरह इन सब बनाने के दौरान अगर कोई गलती होगी, जैसे तुम चैप्टर लिखते हो तो चैप्टर लिखने के दौरान तुमसे भी मिस्टेक होती है, तो वैसे ही इनके वेबसाइट बनाने के दौरान अगर कोई मिस्टेक होगी तो उस मिस्टेक को करेक्ट करने के लिए बग का मतलब उस मिस्टेक को, उस एरर को बोला जाता है बग। और बग को रिमूव करते हैं जो ऑपरेटर्स होते हैं, जो बग को रिमूव करते हैं, उस प्रोसेस को बोलते हैं कि डीबगिंग। डीबगिंग मतलब बग को रिमूव करना। बग क्या है? एक एरर है, और बग को रिमूव करना मतलब डीबगिंग। और ये होता है एक क्यूबिक मीटर, जो बिल्कुल भी नहीं है, बग नहीं है, बिट नहीं है, बाइट है। क्योंकि बाइट जो होता है वो हमारा ऐसा मेजरिंग यूनिट है जिसके लिए हम स्टोरेज करते हैं, मतलब फाइल, कोई भी चीज़ होगी, कोई गाने हो गए, कोई भी कुछ भी हो गया, मुझे वीडियो स्टोर करनी है तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, किस चीज़ का इस्तेमाल करूँगी, किस चीज़ को मेज़र करूँगी, बाइट के फॉर्म में। चलो, डैश इज़ इक्वल टू 1024 बाइट्स। चलो अब लिखवाई देती हूँ। हमने लिखा एक बिट इज इक्वल टू 8 बाइट्स, सॉरी गलत लिख दिया मैंने। 8 बिट्स इज इक्वल टू 1 बाइट। 1 किलो बाइट। देखो, बिट और बाइट के अंदर, नंबर्स के अंदर ये जो किलो वगैरह लिख रही हूँ ना, वो सेम ही रहेगा, तो मैं बस बाइट का बता रही हूँ। बिट का भी सेम ही है, सेम ही तरीका होएगा, ठीक है। 1 किलो बाइट का होता है 1024 बाइट। 1 मेगाबाइट होता है 10⁻⁶ बाइट। चलो, अब बाकी सारे तुम्हें आएंगे नहीं क्वेश्चंस में, तो इसका बता दो 1024 बाइट किसका आएगा, किसके लिए आंसर है? 1 गीगाबाइट, टेराबाइट, मेगाबाइट या किलोबाइट? चलो, टेरा उसके लिए होएगा 10⁻10 बाइट। चलो, गीगाबाइट है नहीं, मेगाबाइट तो मैंने बता ही दिया 10⁻, किलोबाइट 10। सो मेगाबाइट है नहीं, आंसर है 1 किलोबाइट। चलो, पता चल गया होगा आंसर। ये सब क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो ध्यान रखना अगली बार। व्हाट इज़ बग इन अ प्रोग्राम? अभी अभी बताया, क्या होता है बग? बताओ क्या होता है? बग होता है भैया मेरा एरर, स्टेटमेंट नहीं होती। क्या होता है? एरर होता है। अगर कोई ऑपरेशन करने के दौरान, मतलब कोई भी हम काम कर रहे हैं, कोई भी वेबसाइट बना रहे हैं, कोई ब्लॉग बना रहे हैं, तो उस दौरान अगर कोई दिक्कत हो जाती है, कोई एरर हो जाता है, गलती हो जाती है, तो उस चीज़ को बोला जाता है बग। और इसको, बग को रिमूव करने का क्या मतलब होता है, क्या प्रोसेस होती है? डीबगिंग। चलो, व्हाट इज़ अ वर्ड मेमोरी रिलेटेड टू? मेमोरी जो याददाश्त होती है उससे रिलेटेड हमारा ऐसा कौन सा वर्ड है? इनमें से ऐसा कौन सा वर्ड है? बाय लॉजिक, फ्रॉम कंट्रोल, फ्रॉम इनपुट, फ्रॉम स्टोरेज। बताओ इनमें से कौन सा? लॉजिक क्या मेमोरी से रिलेशन है? मेमोरी में तो कोई लॉजिक नहीं लगता, मेमोरी में तो हमने जो देखा वो लग गया, मेमोरी में तो बदल गया। कंट्रोल, हाँ, मेमोरी को हम कंट्रोल तो जरूर करते हैं, सीपीयू कंट्रोल करता है ना मेमोरी को। फ्रॉम इनपुट का तो कोई रिलेशन ही नहीं है, इन दोनों में से कोई हो सकता है। तो मेमोरी हम स्टोर करते हैं या कंट्रोल करते हैं? मेमोरी के अंदर स्टोर होता है, स्टोरेज है, सो ये नहीं है। चलो नेक्स्ट, पीसी मेंस, आज का आखिरी क्वेश्चन 10 पैसे के लिए। चलो अब देख लो आखिरी क्वेश्चन क्या है। पीसी क्या है आंसर? बिजनेस कैलकुलेटर, पर्सनल कंप्यूटर, अच्छा ये दोनों सेम ही आगे, कोई बात नहीं। और प्राइवेट कैलकुलेटर, बताओ। चलो, आंसर इज पर्सनल कंप्यूटर। सी आंसर इज टिक एंड दिस आंसर इज ऑल्सो टिक। चलो, सो थैंक यू सो मच
फॉर गिविंग योर टाइम। थैंक यू सो मच। आई होप कि आप सबको मेरी क्लास अच्छी लगी होगी। पढ़ते रहो, रिविजन्स करते रहो, और ऐसी ही क्लासेस, अगर आपको ये क्लासेस अच्छी लगी होगी तो चिंता मत करो, ऐसी क्लासेस हर रोज़ लेके आएंगे। आपकी तैयारी बेस्ट से, ज़ीरो से जो हीरो लेवल तक लेके आना है, वो हमारी जिम्मेवारी है, लेकर आएंगे आप लोगों को। सो बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच। सो थैंक यू, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपका पूरा दिन अच्छा जाए। चलो बाय।